पढ़ेंगे सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पार्ट 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय, उसका पार्ट 2। पहले के अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिश सत्ता मतलब ब्रिटिशर्स लोग हमारे भारत में आए थे, कैसे पुर्तगाली आए, उसके बाद कैसे ब्रिटिश लोग आए, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्माण हुआ, वो सब हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा था। जैसे उन्होंने क्या किया था, नए समुद्र मार्ग की खोज की, नए समुद्र मार्ग की उन्होंने क्या की थी, खोज की थी। आज हम पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई उसके बाद क्या हुआ। हमने देखा ना वो क्या करते थे, सबसे युद्ध करके अपने शासन को बढ़ाते थे। तो दो युद्ध हुए थे, पहला हुआ था प्लासी का और दूसरा हुआ था बक्सर। प्लासी का एक जगह का नाम है, मैदान में पड़ा, वहाँ हुआ था 23 जून 1757 में। किसके बीच, सिराजुद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। दूसरा युद्ध हुआ था बक्सर, बक्सर एक जगह का नाम है, इसलिए इन युद्धों को उनके नामों के आधार पर बोला गया है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम ये दोनों आपस में मिले और किसके साथ युद्ध हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अब हम पढ़ते हैं प्लासी के युद्ध, बक्सर का युद्ध। देखो यहाँ पर है प्लासी का युद्ध। बंगाल के सिराजुद्दौला का शासन था। बंगाल में किसका शासन था, सिराजुद्दौला राजा थे वहाँ के। उसके उतावले स्वभाव के कारण राज्य में उसके कई विरोधी थे। उतावला स्वभाव मतलब वो बहुत ही गुस्से वाला और एकदम बहुत कोई निर्णय लेने बहुत जल्दी करते थे। उस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की स्वीकृति के लिए बिना ही कोलकाता में रक्षा के बहाने व्यापारी कोठी के चारों ओर से किलाबंदी कर दी थी। हमने देखा था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में भी अपनी कंपनी बनाई थी, तो उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला से ना परमिशन नहीं ली, मतलब कोई भी उनकी आज्ञा नहीं ली। आज्ञा ना लेकर उन्होंने क्या किया, स्वीकृति मतलब आज्ञा लिए भी नहीं, जो उनकी कोठी थी व्यापारी कोठी जहाँ से वो व्यापार करते थे उसके चारों तरफ किले बना दिए। यह समाचार मद्रास चेन्नई पहुंचने पर कोलकाता की कोठी की सहायता करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व में कंपनी का एक छोटा सैन्य दल बंगाल आया। फिर क्या किया, सिराजुद्दौला को जब ये पता चला कि उन्होंने उनकी स्वीकृति मतलब उनकी आज्ञा के बिना किलाबंदी की, तो उन्होंने क्या किया, उस किलाबंदी को तोड़ दिया। तो उस परिस्थिति को संभालने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको भेजा, रॉबर्ट क्लाइव को भारत भेजा। ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य शक्तिशाली होने पर भी नवाब की सेना को पराजित करना सफल न लगने पर रॉबर्ट क्लाइव ने दगाबाजी का सहारा लिया। फिर उनके मध्य क्या युद्ध हुआ, उनको पता चला कि भाई मैं ये जो सिराजुद्दौला है, इतनी बड़ी मेरे पास सेना होने के बावजूद भी मैं क्या कर रहा हूँ, उसको हरा नहीं सकता। तो उसने दगाबाजी दी। दगाबाजी मतलब धोखा दिया। कैसे धोखा दिया, उन्होंने नवाब को पराजित करने के लिए एक षड्यंत्र बनाया। उस षड्यंत्र में उन्होंने क्या किया था, देखो इसमें लिखा है, उनके जो सेनापति थे, किसके सेनापति, सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, मेरठ अमीचंद को षड्यंत्र में शामिल किया। उसका पूरा नाम था मीर जाफर, दूसरे थे सेठ अमीचंद। उन दोनों को उन्होंने किस में शामिल किया, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले रॉबर्ट क्लाइव ने अपने अंदर शामिल किया। उन्होंने ये कहा उनको कि यदि आपने 8th क्लास में भी पढ़ रखा है कि यदि आप हमारा साथ देंगे तो मीर कासिम मैं आपको बंगाल का नवाब बनाऊंगा। कंपनी को नवाब द्वारा सत्ताए जाने का बहाना बनाकर प्लासी नामक गांव में के पास मैदान में युद्ध घोषित किया। मैंने आपको अभी बोर्ड पे बताया था कि प्लासी क्या एक जगह का नाम है, ठीक है, वो बहुत बड़ा मैदान है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को। और प्लासी का मैदान मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, कहाँ से, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर था। पूर्व योजना के अनुसार मीर जाफर युद्ध में असफल रहा। फिर उन्होंने क्या, इसने दगा दिया था, तो मीर जाफर ने क्या किया, जानबूझ कर युद्ध हार गया। सिराजुद्दौला हार गया, इसलिए क्या हो गया, वो सेनापति हार गया, तो उसने उसको पूरा बता दिया कि हम इस हिसाब से युद्ध करेंगे। क्लाइव के षड्यंत्र से प्लासी का युद्ध मात्र आधे दिन में ही पूरा हो गया। देखो उन्होंने धोखाधड़ी दी थी। युद्ध कितने बहुत दिनों तक चलता है, लेकिन उसने क्या किया, मीर जाफर ने उसको सब बता दिया था, इसलिए वो युद्ध कितने दिन में पूरा हो गया, आधे ही दिन में। इस युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की जागीर मिली। 24 परगना मतलब जितना भी जो मीर सिराजुद्दौला के अंदर था वो सब उसको मिल गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, जैसा उसने शर्त रखी थी कि अगर तू मेरा साथ देगा तो मैं तुझे बंगाल का नवाब बनाऊंगा। किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। इस तरह से 1757 में प्लासी के युद्ध द्वारा भारत में कंपनी की सत्ता की नींव पड़ी। अब दूसरा युद्ध आता है बक्सर का युद्ध। पहला आपको समझ में आया, अब दूसरा युद्ध हुआ था बक्सर। बक्सर भी एक जगह का नाम है।
अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाकर उसके पास से अलग अलग बहाने बनाकर विपुल धन प्राप्त किया। अंग्रेजों ने क्या किया, वो वैसे धोखाधड़ी देने वाले थे तो उन्होंने क्या किया, जो ये मीर जाफर था उससे क्या करते थे, धन लेते थे, बहुत धन लेते थे और अधिक अधिकार प्राप्त करने की लालच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। फिर उन्होंने क्या किया, मीर जाफर के साथ भी धोखा किया, उसको हटाकर उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को वहाँ का नवाब बनाया। कहाँ का, बंगाल का। क्यों, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा धन लेना था। कंपनी के लिए मीर कासिम तो मीर जाफर से भी अधिक महत्वाकांक्षी साबित हुआ। क्या हुआ, तो मीर कासिम तो और ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, वो और उनसे है ना धन लेता था। अतः कंपनी को मीर कासिम से डर लगा, उनको डर लगा कि मीर कासिम अगर इसी हिसाब से आगे बढ़ा तो ये हमारे कंपनी पर क्या कर देगा, अधिकार। इसलिए मीर कासिम को उन्होंने हटाकर वापस किसको नवाब बनाया, मीर जाफर को। मीर कासिम अवध के नवाब के शरण में चला गया। फिर मीर कासिम कहाँ चला गया, अवध के नवाब थे। कौन थे उस टाइम अवध के नवाब, मुगल बादशाह शाह आलम। उनकी शरण में जाना मतलब उनके पास चला गया। इसलिए तीनों ने संयुक्त रूप से कंपनी का सामना करने का निर्णय लिया। अवध के राजा, मीर कासिम और विश्व युद्ध की घोषणा की। फिर उन्होंने घोषणा की कि अब हमारे साथ क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और हमारे बीच में विश्व युद्ध होगा। विश्व युद्ध मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं वर्ल्ड वॉर। बक्सर ने उस संयुक्त सेना के विरुद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध किया, जिसमें संयुक्त सेना की पराजय होने से कंपनी को, देखो अब क्या हो गया, मीर कासिम, शाह आलम, ये सब क्या हो गए, जो मुगल बादशाह थे वो हार गए, तो उनके किस किस का अधिकार आ गया, बंगाल पर, बिहार पर और उड़ीसा पर। इन सब की दीवानी सत्ता मतलब वहाँ की जो भी जितना भी था वो सब किसके पास आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी में। ये आपको दोनों समझ में आ गए, प्लासी और बक्सर का युद्ध। अब हम देखते हैं कि कंपनी का शासन का विकास कैसे हुआ था, कैसे यहाँ तक हमने युद्ध किया, कंपनी डेवलप्ड हो गई, मतलब उन्होंने अपना विकास किया। अब यहाँ से देखते हैं कि उनके शासन का विकास कैसे होता है। अंग्रेज सरकार ने नियामक कानून पारित किया, मतलब नियम बनाए और कानून को पारित किया। कब किया था, ईस्वी सन 1773 में। उस कानून के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाकर कंपनी के व्यापारी तथा राजनीतिक हितों तथा प्रवृत्तियों को उससे सीधा अंकुश में रखा गया। अब इन्होंने क्या किया, बंगाल के गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, जो वहाँ आए थे, उन्होंने युद्ध किया था। उन्होंने उनको क्या किया, गवर्नर जनरल बना दिया। क्यों बना दिया, ताकि राजनीतिक जो भी पैसा आता है, जो भी चीज़ें होती है, उसके ऊपर डायरेक्ट किसका अंकुश हो, ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके अंतर्गत बॉम्बे, मद्रास के गवर्नर और उनकी काउंसिल को रखा गया। इस तरह से वारन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम जनरल गवर्नर बना। देखो आपको यहाँ फोटो दिख रहा है, वो कौन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स। उसके समय में मराठों के साथ गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स प्रथम मराठा युद्ध, देखो अब मराठों के साथ, ठीक है, ये देखो आपको दिख रहा है, पर ये यहाँ पर है, ये कौन सा युद्ध हुआ था, प्रथम मराठा युद्ध। किसके साथ किया था, मराठा लोगों के साथ। और मैसूर के हैदर अली, अब मैसूर में कौन थे उस टाइम पे, हैदर अली राजा, उनके साथ उन्होंने द्वितीय मैसूर युद्ध किया। किसने, गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ने। इन दोनों सत्ताओं के साथ एक साथ सामना करने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुई, कठिनाई हुई, क्योंकि वो एक साथ इन दोनों से युद्ध नहीं कर सकते थे। वॉरेन हेस्टिंग के बाद गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस आए। फिर कौन आया था इनके बाद, दूसरे गवर्नर हमारे कॉर्नवालिस। उसके समय में मैसूर का बाग, अब देखो टीपू सुल्तान, आपको यहाँ फोटो दिख रही है, टीपू सुल्तान को उस समय मैसूर का क्या कहा जाता, बाग कहा जाता था, के साथ तीसरा मैसूर युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान को हराने के लिए कंपनी ने क्या किया, मराठा और निजाम की सहायता ली। जो ऊपर वो हार गए थे ना प्रथम मराठा युद्ध जो राजा, तो उन लोगों की उन्होंने क्या की, निजाम और मराठा की सहायता ली। तीनों की सम्मिलित सेना से टीपू सुल्तान की हार हो गई। तो क्या हो गया, जब ये सारे मिल गए तो टीपू सुल्तान को क्या करना पड़ा, वहाँ से जाना पड़ा, उसे संधि स्वीकार करनी पड़ी। जो संधि गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस ने बनाई थी, वो संधि किसको स्वीकार करनी पड़ी, टीपू सुल्तान को। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर गवर्नर जनरल बने। तीसरे जो गवर्नर जनरल कौन थे, जॉन शोर गवर्नर जनरल। उसके बाद अपनाई गई तटस्थता की नीति के कारण
ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्ठा एक तरफ घटी तो दूसरी तरफ मराठे अति शक्तिशाली बने। जब वो आए तब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्ठा मतलब उनका मान सम्मान क्या हुआ, घट गया। लेकिन दूसरी ही तरफ जो मराठे लोग थे वो क्या हो गए, शक्तिशाली बनने लगे। इससे जॉन शॉर के बाद आने वाले गवर्नर जनरल वेलेक्से के सिर पर कंपनी को भारत के सर्वोपरि बनाने का उत्तरदायी आया। फिर क्या हुआ, जो ये कॉर्नवेलिस थे उनके जब वो थे तब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी कम शक्तिशाली हुई। तो उसके बाद जो गवर्नर जनरल थे वेलेक्से, उनके ऊपर क्या आ गया, भारत में अपनी कंपनी को सबसे ऊपर बढ़ाने का दायित्व आया। इसलिए वेलेक्से ने एक सहायक संधि लागू की थी। एक सहायक संधि थी, उसके अंदर कुछ शर्तें और क्या थे, कुछ शर्तें थी। उसको जो शर्तें स्वीकार करने वाले थे उन्हीं राज्यों को उसके अंदर सम्मिलित किया जाता था। अब देखो सहायक संधि, सहायक मतलब एक दूसरे की मदद करने वाली संधि, उसकी क्या क्या शर्तें थी। पहली शर्त थी सहायक संधि योजना स्वीकार करने वाले राज्यों को कंपनी सरकार प्रशिक्षित सैन्य प्रदान करेगी। प्रशिक्षित सैन्य प्रदान करेगी मतलब जो राज्य सहायक संधि को मानता है, प्रशिक्षित मतलब शिक्षा देना, सैन्य मतलब सेना, जो सेना है उनको अच्छे से प्रशिक्षित करेगी, उनको कैसे युद्ध करना है, कौन सा शस्त्र कैसे चलाना है वो सब बताएगी। यह सैन्य राज्यों को आंतरिक और बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा करेगी। और वही जो प्रशिक्षित सेना है वो क्या करेगी, राज्य के अंदर आंतरिक मतलब आपस में, और बाह्य मतलब दूसरा राज्य कोई आक्रमण करता है तो उससे उसकी रक्षा करेगी। ये पहली सहायक संधि की शर्त थी। दूसरी थी उसके बदले में योजना स्वीकार करने वाले राज्यों को सेना खर्च तथा उतनी आय वाले प्रदेश अंग्रेजों को देना होगा। दूसरी शर्त क्या थी कि यदि हम आपकी सेना को प्रशिक्षित करते हैं तो सेना के ऊपर जो भी खर्च है मतलब खाना, उनके शस्त्र, उनका रहना, वो सब खर्च किसको देना पड़ेगा, राज्य को। अगर वो खर्च नहीं देते तो उतने ही आय वाले मतलब कमाने वाले जो प्रदेश है उनको अंग्रेजों को देना होगा। तीसरा था कंपनी की अनुमति के बिना राज्य अन्य राज्य के साथ युद्ध या संधि नहीं कर सकता। ये क्या बोल रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्हीं की अनुमति होनी चाहिए। अगर राज्य के बीच में भी युद्ध कर रहे हो तो पहले उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे हमको भी अगर घर वगैरह जाना हो तो हम टीचर्स से फिर प्रिंसिपल से अनुमति लेते हैं, वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी क्या कहा कि पहले आपको क्या करना है, हम लोगों से अनुमति करनी है। आपको युद्ध करना हो, संधि या आपस में एक दूसरे से मित्रता करनी हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, हमसे पूछना पड़ेगा। राज्य को दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रहना होगा। अब देखा आपने, दरबार मतलब जहाँ पर सारे ही राजा बैठते हैं, उनके प्रतिनिधि बैठते हैं, तो उसमें बोल रहे हैं कि राज्य की जो दरबार होगी मतलब जो राजा, उसके सेनापति और ये सब बैठते हैं, वहाँ पर एक प्रतिनिधि किसका होगा, अंग्रेज होगा। अन्य विदेशी को अपने राज्य में नौकरी पर नहीं रखना होगा। मतलब जो बाहर से विदेशी आए, जैसे दूसरे हैं इंग्लैंड से आए, डच से आए, उन लोगों को आपको नौकरी पर नहीं रखना। ये किसकी थी, ये सारी शर्तें किसकी थी, सहायक योजना की शर्तें थी। अब योजना को स्वीकार करने वाले राज्य शासक कौन कौन से थे, निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले और होलकर, इन सभी ने क्या किया था, इस सहायक संधि को माना था। देखो आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है, ये सारे राजाओं की फोटो दिख रही है, जितने कोई मुगल के हैं, कोई हिंदू राजा, ये सारे ही हैं। और ये कौन है, वेलेक्स है। इन्होंने क्या किया, इसको एक तरह की सहायक संधि क्या थी, एक मीठे जहर का कार्य करती थी। मीठा जहर मतलब ऊपर से अच्छा लेकिन अंदर से क्या कर रहा था, वो उनकी सारी चीज़ों को ले रहा था। देखो जैसे यहाँ लिखा है, यह योजना एक मीठे जहर के समान थी। इस योजना को लागू करके वेलेक्से ने बहुत से प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर दिया। मीठा जहर मतलब समझे ना, सारी चीज़ें उनको दी लेकिन सारी चीज़ें उनसे वापस ले रहे थे। गवर्नर जनरल वेलेक्से ने टीपू को सहायक संधि योजना स्वीकार करने के लिए कहा, किंतु उसने उसे अस्वीकार कर दिया। जो टीपू सुल्तान था, जिसको मैसूर का बाग कहते थे, उसने क्या किया, इस योजना को स्वीकार नहीं किया। योजना को स्वीकार करने से मना किए जाने पर अंग्रेजों ने निज़ाम के साथ मिलकर, निज़ाम जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना योजना स्वीकार की थी, उन्होंने क्या किया, उसके साथ मिलकर ईस्वी सन 1799 में आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया था, मैसूर में, जहाँ टीपू सुल्तान था। इस चौथे मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए टीपू की मृत्यु हो गई। ये चौथा मैसूर युद्ध था। वेलेक्सी के पश्चात भारत में गवर्नर जनरल के रूप में कौन आए, हैंक्सटीन आए वापस। उसने नेपाल के साथ युद्ध करके गोरखों को सेना में शामिल किया। गुरखे मतलब पता है ना, जो लोग नेपाल में रहते हैं उनको हम गुरखे कहते हैं। उन्होंने क्या किया, वहाँ पर युद्ध करके गोरखों को उसमें शामिल किया।
पिंडारों के साथ युद्ध करके उन्हें अंकुश में लिया। अंकुश में लेना मतलब अपनी सत्ता स्थापित करना। तीसरा, मराठा युद्ध करके कंपनी की सर्वोपारिता स्थापित की। सर्वोपारिता मतलब अब हर जगह किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेजों का। विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरलों की तुलना में उदार गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। फिर कौन आया भारत में गवर्नर जनरल बाद में? विलियम बेंटिंक। वो सारे ही गवर्नर जनरल की तुलना में थोड़े उदार थे। उदार मतलब थोड़े दयावादी थे। पहले के गवर्नर जनरलों द्वारा अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति के राज्यों में जो असंतोष पैदा हुआ था, उस असंतोष से एकता ना खड़ी हो जाए, इसके लिए उसने उदारतापूर्ण कार्य किया। अब देखो, जो पहले वाले थे वो क्या करते थे? सबसे युद्ध करके साम्राज्यवादी नीति अपनाते थे, मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाते थे। तो उससे क्या होता था? हमारे भारत के लोगों में असंतोष पैदा होता था। वो नहीं चाहते थे कि हमारा देश उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जाए। तो इन्होंने क्या किया? विलियम बेंटिक ने, ऐसा ना हो, युद्ध ना हो और उनमें एकता ना स्थापित हो, इसलिए उन्होंने क्या किया? उदारतापूर्ण कार्य किए। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1848 में डलहौजी आए। फिर कौन आए 1848 में? विलियम बेंटिक के बाद डलहौजी। वह उग्र साम्राज्यवादी मानसिकता वाले थे, वो भी युद्ध वाले थे। उग्र मतलब युद्ध, गुस्से वाले, और साम्राज्यवादी नहीं, हमारे साम्राज्य को बढ़ाना ही है। उसने साम्राज्यवादी नीति के पोषण और कंपनी के राज्य विस्तार में वृद्धि के लिए जीत, जब्ती और हड़प नीति अपनाई। जीतो या जब्ती करो, जबरदस्ती लो, या हड़प लो उससे। ये नीति किसने अपनाई थी? डलहौजी ने। देखो, डलहौजी की हड़प नीति थी, कैसी थी? एक 2 3 4 5 प्रकारों से उसने क्या किया था? सारे राज्यों को हड़पा था। जैसे युद्ध द्वारा हड़प, युद्ध मतलब युद्ध करके, किस किस को? पंजाब और पैगू, जो दक्षिण बर्मा का भाग है। निसंतान राजा की मृत्यु होने पर राज्य हड़प। निसंतान मतलब जिसकी कोई संतान नहीं हो, तो वो राजा की मृत्यु हो जाए तो वो राज्य किसके हाथ में जाए? तो वो भी क्या करता था? जैसे कोई निसंतान मतलब जिसकी कोई संतान नहीं थी, राजा की मृत्यु हो जाए तो वो उसके ऊपर आक्रमण करके क्या कर देता था? उसको ले लेता था। उसमें देखो नाम है सतारा, जेतपुर, सबलपुर, उदयपुर मध्य प्रदेश के अंदर, झांसी, बगात और नागपुर। ये ऐसे जगह थी, ऐसे प्रदेश थे जहाँ पर राजा के बाद कोई संतान नहीं थी। तीसरा है प्रशासनिक अर्थव्यवस्था के बहाने। प्रशासनिक अर्थव्यवस्था जहाँ पर प्रशासन अच्छे से व्यवस्था नहीं थी, कोई नियम कानून नहीं थे, तो क्या किया? अवध एक ऐसी जगह थी जहाँ पर प्रशासनिक अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो इस बहाने उसने क्या किया? डलहौजी ने अवध को अपने अधिकार में ले लिया। कर्ज की वसूली के बहाने हड़प, मतलब किसी ने अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार करने के लिए या अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए कर्ज लिया हो, तो उसको मतलब वसूली ना होने पर क्या करता था? उसके राज्यों को हड़प देता था। जैसे निज़ाम का बराड़ प्रांत, उसने क्या किया? कर्ज वसूली के बहाने ले लिया था। लास्ट है नाम मात्र की सत्ता को समाप्त कर हड़प। नाम मात्र की सत्ता मतलब जहाँ पर किसी राजा का थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा सा ही असर हो, ज़्यादा नहीं, कोई राजा क्या हो थोड़ा से, उसकी मृत्यु के बाद क्या हो जाए? वो समाप्त हो जाए। तो ये करके उसने कर्नाटक और तांजौर इन 2 जगहों पर क्या किया था? शासन किया था। तो आपको ये समझ में आया कि डलहौजी ने इन 5 शर्त मतलब इन 5 तरीकों से क्या किया? इन प्रदेशों को अपने अधिकार में लिया। डलहौजी साम्राज्यवादी होने के साथ ही सुधारवादी भी थे। वो क्या करता था? साम्राज्य तो करता था, लेकिन साथ साथ में क्या करता था? उसमें सुधार भी करता था। उसके समय में भारत में प्रथम रेलवे लाइन, देखो सबसे पहली रेलवे लाइन, ये क्वेश्चन हर बार सब जगह आता है, उसमें लिखा है देखो, बॉम्बे थाना कब बनी थी? ईस्वी सन 1853 में। किसके टाइम पे? गवर्नर कौन थे? डलहौजी थे। तो उन्होंने देखो एक सुधार किया भारत में, क्या किया था? प्रथम रेलवे लाइन बनाई थी। भारत इंग्लैंड तार व्यवहार मतलब जो पत्र वगैरह होते हैं वो। सार्वजनिक निर्माण कार्य आप देखते हैं बहुत सारी सार्वजनिक जगह होती है। विभाग की स्थापना की, उस विभाग की स्थापना की कि इसी विभाग में सार्वजनिक निर्माण के जो भी कार्य है वो किए जाएंगे। अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की, उन्होंने क्या किया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा मतलब अंग्रेजी जो भाषा हम पढ़ते हैं अभी लैंग्वेज, उसकी व्यवस्था की शुरुआत की। विधवा पुनर्विवाह मतलब जो विधवा हो गए थे पहले, उसका विवाह नहीं किया जाता था वापस, तो इन्होंने क्या किया? विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रतिबंधक कानून उस समय में पारित किए कि भाई है ना, बाल विवाह में प्रतिबंध होना चाहिए, जब बच्चे बड़े हो तभी उनका क्या होनी चाहिए? शादी होनी चाहिए। 1757 में प्लासी युद्ध के शुरू करके 100 वर्ष के समय में कंपनी की सत्ता और साम्राज्य दोनों में वृद्धि हुई, परंतु ऐसा करने
से भारत के राज्यों में असंतोष का सामना उन्हें करना पड़ा। वो क्या करते थे, 100 वर्ष तक तो उन्होंने कंपनी की सत्ता में रहा, अपने साम्राज्य में वृद्धि की। तो ऐसा करने से क्या हुआ, और जो भारत के लोग थे उनमें असंतोष हुआ कि नहीं, हमारा राज्य इन्हीं के पास चला जाएगा। उस असंतोष के परिणाम स्वरूप 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। हम सब पढ़ते हैं ना 1857 की क्रांति। तो ये डलहौजी की वजह से भारत में प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, स्वतंत्रता मतलब आज़ादी के लिए, संग्राम मतलब युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था, 1857 में। अब कंपनी के शासन हमने देखा उसने कैसे विकास किया, कौन कौन से गवर्नर जनरल आए। अब ये कंपनी शासन के आर्थिक प्रभाव, मतलब ये जो कंपनी का शासन का हमारा आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। जब हम कंपनी शासन का विवरण तैयार करते हैं तब ख्याल आता है, विवरण मतलब जब पूरा लिखते हैं कि ऐसा था, क्या हुआ, तब हमको ख्याल आता है भारत देश जो सदियों से विश्व के देशों में आर्थिक रूप से गौरवपूर्ण स्थान रखता था, वह कंपनी शासन के 100 वर्ष के शासनकाल में इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और कारखानों में तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता पूरा करने वाला देश बना दिया गया। देखो, इसको बना दिया गया था जहाँ हम खुद की अर्थव्यवस्था को अच्छे से रखते थे, गौरवपूर्ण। लेकिन जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 वर्ष तक शासन किया तो हम क्या हो गए, कच्चे माल बेचने वाले और पक्का माल तैयार करने वाले क्या हो गया, देश बन गया। बंगाल 1708 से 1756 तक कच्चा रेशम, चीनी, सन, रेशम आपको पता है ना, चीनी, सन और मलमल का निर्यात करता था। परंतु द्विमुखी शासन पद्धति के बाद बंगाल की आर्थिक चमक धुंधली पड़ गई। द्विमुखी मतलब 2 तरह के शासन। कंपनी की अन्यायपूर्ण महसूल नीति के कारण भारत के किसान बेहाल और कर्जदार बने। देखो क्या किया, यहाँ पर एक तरफ तो उन्होंने कंपनी के अंदर सारे कच्चे माल को दिया, लेकिन वहाँ पर ही जो किसान लोग थे, ठीक है, वो क्या हो गए, बेहाल हो गए, उनके पास कोई काम नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, और वो क्या हो गए, कर्जदार बन गए। किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों के। अंग्रेज सरकार ने इंग्लैंड के उद्योगों को विकसित करने के लिए भारत के कपड़ा उद्योग पर अन्यायपूर्ण चुंगी लगा दी, आयात कर लगा दिया। भाई जो भारत से कपड़ा जो आयात कर रहे हैं उसके ऊपर क्या लगा दिया, आयात कर, मतलब आप जो दे रहे हैं उस पर कर लगा दिया। भारत के उद्योग धंधों को कुचल डालने के लिए विविध अनुचित तौर तरीके अपने, मतलब भारत में जो छोटे उद्योग धंधे थे उन सबको क्या कर दिया, हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, तौर तरीके अपनाए, जो भी गृह उद्योग या छोटे छोटे, जिससे भारत में उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। जैसे ना गांधी जी ने चरखा और चलाकर जो सूती वस्त्र, खाकी, ये सब बनाते थे, वो सब उन उद्योग धंधों को वो क्या करना चाहते थे, बर्बाद। क्यों, क्योंकि उनके, अगर हम ये सब चालू रखते तो हमारी आर्थिक व्यवस्था और अच्छी होती। भारत के कारीगर गरीब और बेरोजगार बन गए। क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, क्योंकि उद्योग धंधे उन्होंने क्या किया, बंद करवा दिए। कंपनी के व्यापारी निजी व्यापार करके बंगाल के कारीगरों से थोड़े समय में निर्धारित मात्रा में कपड़े बुनकर तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट लिखा लेते, और यदि कारीगर इनकार करे तो कोड़े मारते या जेल की सज़ा देते। फिर वो क्या करते, जो बाहर से जो कपड़ों के लिए आता था ना, मतलब माल, तो उनसे जब नए कपड़े बनाने होते थे तो वो क्या करते, ये जो बेरोजगार थे, मजदूर थे, उनसे क्या करते थे, कारीगरों से लिखवा लेते थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देते कि आपको इतने कपड़े बुनकर तैयार करने। अगर कोई कारीगर मना कर देता, इनकार मतलब मना करता, तो कोड़े मारते, उनको जेल में बंद कर देते थे। कंपनी के आगमन से पहले भारत के गांव स्वावलंबी और समृद्ध थे। देखो गांव कैसा था, स्वावलंबी मतलब खुद ही पर, और समृद्ध था मतलब बहुत अच्छा था। वे अंग्रेजों के शासन के कारण गरीब और पराधीन हो गए। तो गांव कैसे हो गए, गरीब और दूसरे के अधीन। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में बम्बई थाना के बीच प्रथम रेलवे एवं इंग्लैंड भारत के बीच स्टीमर सेवा की शुरुआत, और बॉम्बे, मद्रास जो चेन्नई है, कोलकाता जैसे बड़े बंदरगाहों का विकास हो। इन सब जगहों पर क्या बने, बंदरगाह, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समुद्र है। ये हमने देखा आर्थिक। अब देखते हैं कंपनी का शासन का प्रभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान समाचार पत्रों के विकास से भारतीय लोगों के विचार, वाणी स्वातंत्र्य की भावना विकसित हुई। देखो सामाजिक प्रभाव के अंदर खाली इतना ही है कि समाज के अंदर बहुत से ऐसे परिवर्तन हुए, जैसे वाणी, विचार, और सब में क्या हुई, स्वतंत्रता आई। सारी जो क्रूरतियाँ थी, आपको पता है, जैसे इसमें लिखा है सती प्रथा, दूध पीती करने का रिवाज, बाल विवाह, ये सब क्या हो गए, वहाँ से हट गए। जैसे अंग्रेजों के संपर्क में कौन आए, राजा राम मोहन राय, दुगाराम मेहता, बेहराम जी, मलबार आदि ने इन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए कानून बनाए। ये किसके में संपर्क में आए थे, अंग्रेजों के। जिससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पर ये सारी जो कुप्रथा थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई, और अंग्रेजी शिक्षा की क्या हो गई, शुरुआत
हो गई। उपसंहार में इतना ही दे रखा है कि भाई ये सारे पूरे पाठ का बताया है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण हमारा भारत एक तरफ तो व्यापार में समृद्धि कर रहा है, एक तरफ आकर्षित हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर अच्छे बुरे दोनों प्रभाव पड़े। एक तरफ हम व्यापार में बढ़ोतरी कर रहे थे तो उद्योग धंधे की औरतें हमारे कम हो रहे थे। तो आपको ये पाठ समझ में आया सभी को? अब देखिए आपको है ना ये टेबल है डलहौजी की हड़प नीति, सहायक संधि की जो शर्तें हैं उनको टेबल बनाकर किसमें अपनी नोटबुक में लिखना है और इसका स्वाध्याय आपको करना है। नोट कीजिए। थैंक यू।